बेसिकली फिजिक्स में देखो एक बड़ा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है बच्चों, ये फिजिक्स का एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंदर में दो ब्रांचेस आते हैं, इसके दो सब ब्रांचेस हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज एट रेस्ट के बारे में। यहां पर जो भी पढ़ाई होगा हमारा, वहां पर चार्ज पार्टिकल्स जो है वो मूव नहीं करेंगे, वो एक जगह पर रहेंगे, रुके हुए रहेंगे। जब चार्ज पार्टिकल्स रुके हुए रहते हैं, जब वो रेस्ट में रहते हैं, तब उनका बिहेवियर कैसा होता है ना, तब वो क्या इफेक्ट शो करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब ये तो बाद में पढ़ना है हमें, बट फिर भी इसका मतलब क्या है ना, चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं तो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है ना, तो उसके बारे में हम लोगों को आगे पढ़ना है। फिलहाल हमें जो पढ़ना है बच्चों वो है चार्ज एट रेस्ट के बारे में। जब चार्ज रेस्ट में होता है तब उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो आज पहला क्लास है, आज बहुत ही बेसिक बातें होंगी, है ना, बहुत बेसिक लेवल पर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। फिर जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे तो हम लोग भी अपना लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, तो इसे समझने के लिए पहले हम लोग थोड़ा बात करते हैं मैटर के बारे में, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड 9 में पढ़े होंगे, स्टैंडर्ड 10 में पढ़े होंगे, है ना, उससे पहले भी आप लोग पढ़े होंगे मैटर के बारे में। ठीक है, तो अगर हम किसी से भी पूछेंगे व्हाट इज मैटर, तो वो तुरंत कह देगा कि मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक है, अच्छा, फिर अगर हम पूछेंगे कि मैटर बनता किससे है, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है उसके, तो आप लोग कहोगे कि मैटर जो है वो मतलब एटम से बनता है। फिर हम पूछेंगे एटम्स किससे बनता है, तो आप लोग ये कहोगे कि एटम्स जो है वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, उसके अंदर भी और पार्टिकल्स हैं, बट 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लोग किसे कहते हैं ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैटर किससे बना है बच्चों, मैटर इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मैटर इन 3 पार्टिकल्स से बना है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके पास मास भी है ना। प्रोटॉन का मास कितना है बच्चों, प्रोटॉन का मास कितना है ना, इट इज 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, ये प्रोटॉन का मास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के लगभग लगभग बराबर है। ठीक है, फिर भी एग्जैक्टली अगर हम लोग बोलेंगे तो ये 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, ये उनके मासेस हैं। ठीक है, प्रोटॉन का भी मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, न्यूट्रॉन के पास भी मास है, इन दोनों के मासेस लगभग बराबर हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस जो है लगभग सेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं कि मैटर किन चीजों से बना है ना, मैटर बना है प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रॉन से, यानी कि मैटर मॉलिक्यूल से बना है, एटम से बना है, और एटम्स इनसे बने हैं, एटम्स इनसे बने हैं। ठीक है, इनके पास मासेस हैं, है ना, प्रोटॉन का मास इतना है, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का मास इतना है। ठीक है, अच्छा, ओके बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रोटॉन के पास भी मास है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, और न्यूट्रॉन के पास भी मास है। ठीक है, प्रोटॉन के पास मास कितना है ना, 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। न्यूट्रॉन के पास मास कितना है, 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। और इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg।
ठीक है। अच्छा, तो जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है बच्चों? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, उसके पास भी मास होना चाहिए। ठीक है, न्यूटन ने ये लॉ दिया था और उसने कहा था कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बोला G(m1 m2 बाई r²। ये फॉर्मूला उसने बताया। वो बोला कि दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे ना, उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला वो बताए। वो बोले कि G जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इनटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अच्छा, अगर सपोज कर लो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसे एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे, तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, है ना। एवरी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, ये था उनका लॉ। कितना होना चाहिए ना, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है जी का वैल्यू कितना है? जी का वैल्यू आप लोगों को याद होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ये उसका वैल्यू है, इंटू मास ऑफ दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो भी इलेक्ट्रॉन ही है, तो इंटू 9.1, तो दोनों सेम है तो स्क्वायर लिख देते हैं, है ना, डिवाइडेड बाय r²। r कितना लिए? एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर, है ना। r का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻2 मीटर, तो r² 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। जब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों तो हम लोगों को मिलता कितना है ना, 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें कहा कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ड्यू टू इट्स मास, है ना, क्योंकि दोनों के पास मास है। और न्यूटन ने कहा कि हर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग उस लॉ को मान करके फोर्स निकाले, इतना निकल कर आया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकली होता क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है बच्चों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, मिटा दे। ओके, प्रैक्टिकली क्या होता है देखो, अगर हम लोग सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और उसे और एक इलेक्ट्रॉन से 1 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे, तो हम लोग देखें वो लोग अट्रैक्ट नहीं कर रहे, है ना, वो क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का माने तो दो बॉडीज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन यहां पर तो कुछ और हो रहा है ना। और वो लोग रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। जब एक्सपेरिमेंट किया गया, जब निकाला गया कि फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना है, तो पाया गया कि कितना है ना, फोर्स ऑफ रिपल्सन was found to be 2.3 into 10⁻⁻24 न्यूटन। कौन सा फोर्स है बच्चों? ये रिपल्सन वाला फोर्स, अट्रैक्शन नहीं हुआ, है ना। तो न्यूटन ने तो कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, मास वाले प्रॉपर्टी के हिसाब से वो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन यहां रिपल्सन हो रहा है। दैट मीन्स कोई दूसरा प्रॉपर्टी है ना, कोई दूसरा प्रॉपर्टी भी है जो कि मास से डिफरेंट है, जो कि मास से डिफरेंट है। सिर्फ दो ऑब्जेक्ट होते जिनके पास मासेस होता तो न्यूटन का लॉ वहां पर एप्लीकेबल है, वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंट हो रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग एक प्रोटॉन लिए और दूसरा प्रोटॉन लिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, तब भी हम लोग देखें कि फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना आया? 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ठीक है, यहां पर भी कौन सा फोर्स आया? रिपल्सिव फोर्स आया। ठीक है, ओके, तो फाइनली हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि देयर इज सम प्रॉपर्टी, है ना, देयर इज सम प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और अट्रैक्ट भी करता है। देखो, अगर एक प्रोटॉन ले लिए और एक इलेक्ट्रॉन ले लिए और उनको 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिए, तो अब वो दोनों अट्रैक्ट करेंगे विद फोर्स ऑफ 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ठीक है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन है वो न्यूटन के फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर नहीं आ रहा है, ये डिफरेंट आ रहा है ना। यहाँ पर रिपल्सन अट्रैक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पर अट्रैक्शन होना चाहिए, इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, तो मास वाले बॉडी दूसरे मास वाले बॉडी को अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, रिपल्सन आ रहा है। ठीक है, मतलब कोई दूसरा प्रॉपर्टी भी है जिसके वजह से एक फोर्स डेवलप हो जाता है ना, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। तो चार्ज और मास में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को। मास एक ऑब्जेक्ट के पास है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर चार्ज है तो वो अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है ना। चार्ज वाला प्रॉपर्टी जो है वो मास वाले प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। मैटर के पास मास है, ठीक है, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी सबके पास होते हैं चार्ज पार्टिकल्स। कभी बैलेंस कंडीशन में रहते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और अगर कहीं पर किसी का डेफिशिएंसी हो गया या ज्यादा हो गया तो फिर वो ओवरऑल चार्ज हो जाता है। कैसे चार्जिंग होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि चार्ज जो है वो मास से डिफरेंट है। मास का थ्योरी अगर हम लोग समझेंगे तो मास के हिसाब से इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। मास वाले थ्योरी के हिसाब से इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। लेकिन हो क्या रहा है, रिपल्सन। दैट मींस कोई दूसरा प्रॉपर्टी भी है मैटर के पास, है ना, जिसके वजह से रिपल्सन हो रहा है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग चार्ज कहते हैं, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज। तो अब बच्चों हम लोग चार्ज को डिफाइन करेंगे। चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं ना, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी of matter due to which electric force between various objects is developed। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है बच्चों, इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम लोग जा नहीं सकते, रिसर्च नहीं कर सकते, है ना, एक ऐसा प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मास खुद एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और चार्ज और मास दोनों डिफरेंट है। हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझे, है ना। मास की वजह से हमेशा अट्रैक्शन होता है, लेकिन चार्ज की वजह से रिपल्सन भी होता है, अट्रैक्शन भी होता है। ये एक अलग तरह का फोर्स डेवलप करता है। चार्ज की वजह से एक नए तरह का फोर्स डेवलप होता है जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, तो ये है मतलब चार्ज पार्टिकल्स और मास के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अच्छा, और भी कुछ डिफरेंसेस हम लोग बात कर लेते हैं। चार्ज कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पहले देखे थे कि एक चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। तो हम लोग ऐसे वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। जैसे हम लोग ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ में रब किए, तो हम लोग देखे कि ग्लास रॉड के पास एक चार्ज डेवलप हो गया, सिल्क क्लॉथ के पास भी एक चार्ज डेवलप हो गया, है ना। और बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से अगर बात करेंगे तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप होता है उसे कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव माना गया था, और सिल्क क्लॉथ में जो चार्ज डेवलप होता है उसे कन्वेंशन के हिसाब से नेगेटिव माना गया था। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, एक चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहा गया, ठीक है, और दूसरे चार्ज को नेगेटिव चार्ज कहा गया। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज किसमें किसे कहा गया, प्रोटॉन के पास जो चार्ज है उसे पॉजिटिव माना गया। देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ हमारे कन्वेंशन के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए, हम चीजों को इजी करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव है। जैसे नंबर सिस्टम में अगर हम लोग देखते हैं तो 0 फिर +1 2 3, इधर देखेंगे -1 -2, ऐसे नंबर लाइन याद है आप लोगों को। ठीक है, नंबर में अगर हम आपसे पूछेंगे 1 बड़ा है या -1 बड़ा है तो आप बोलोगे 1 बड़ा है, +1 बड़ा है। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता है। चार्ज में आप नहीं बोल सकते कि +2 चार्ज बड़ा है और -2 चार्ज छोटा है। नहीं, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर है ना। ये भी 2, इसके पास भी 2 यूनिट का चार्ज है, इसके पास भी 2 यूनिट का चार्ज है।
बस डिफरेंस क्या है, इसका इन दोनों का नेचर डिफरेंट है। प्लस और माइनस साइन से हम लोग किस चीज को दर्शाते हैं, नेचर ऑफ चार्ज को दर्शाते हैं, उनके स्ट्रेंथ को नहीं दर्शाते। हम लोग किस चीज को दर्शाते हैं, नेचर ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है? तो और ये सारा काम भी बेंजामिन फ्रैंकलिन का ही है, उन्होंने ही ये कन्वेंशन बनाया। उन्होंने कहा कि ग्लास रॉड में जो चार्ज डेवलप होता है उसे हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, या फिर उन्होंने कहा प्रोटॉन में जो चार्ज प्रेजेंट है उसे हम लोग पॉजिटिव मानेंगे। और नेगेटिव चार्ज हम किसे मानेंगे ना, इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उसे हम लोग नेगेटिव मानेंगे। क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। तो ये क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जेस बाय कन्वेंशन। ये सिर्फ हम लोग के द्वारा बनाया गया है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि प्रोटॉन जो है वो उसे हम लोग पॉजिटिव मान लिए और इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव मान लिए। ठीक है, तो ये हमारे कन्वेंशन के लिए है बच्चों। ओके, उसके बाद जब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात कर लिए, तो ये चार्जेस डेवलप कैसे होते हैं, है ना, एक बॉडी चार्ज कैसे हो जाता है। ओके, तो बहुत पहले से अराउंड 600 बीसी, है ना, 600 बीसी में कहा जाता है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में वो लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के कुछ मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं, फिर देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट दूसरे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ। ठीक है, तो वहां से चार्ज का कंसेप्ट एक्चुअली स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चार्ज समझ में आ गया, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स इज डेवलप्ड। ठीक है, ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मैटर का अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकता है ना। उसी तरीके से मास जैसे एक प्रॉपर्टी है मैटर का, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर का। ठीक है, और चार्ज की वजह से एक नए तरह का फोर्स डेवलप होता है दो बॉडीज के बीच में, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कितने तरह के चार्जेस हैं, दो तरह के चार्जेस हैं। एक को हम लोग पॉजिटिव माने, और पॉजिटिव जनरली हम लोग प्रोटॉन को मानते हैं, और दूसरे को हम लोग नेगेटिव माने, नेगेटिव जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। फिर से बता देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ किस चीज को दर्शाते हैं ना, नेचर ऑफ चार्ज को। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये लोग ऑपोजिट चार्ज बॉडीज हैं, ये लोग ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज हैं। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या है, हम लोग एक बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं ना, अलग अलग तरीके हैं बॉडीज को चार्ज करने का। एक तरीका है उसमें से चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन, और तीसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो तीन तरीके हैं चार्ज करने के एक बॉडी को, दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, है ना, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी की तरफ चले जाएंगे, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, हम दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आए, दोनों को टच कर दिए, कॉन्टैक्ट में ले आए, तो चार्ज यहां से फ्लो होकर इधर चला जाएगा, है ना, तो ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगा। ओके, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये चार्ज बॉडी है, ये सपोज कर लो अनचार्ज बॉडी है, इसके पास में लेकर जाना है, सटाना नहीं है, टच नहीं करना है। ओके, कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए, पास में लेके जाना है। वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, विसिनिटी। विसिनिटी मतलब बहुत पास लेकर जाना, बहुत पास लेकर जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि तब भी चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बच्चों डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके, होपफुली अभी तो स्टार्टिंग के क्लासेस हैं, ऐसी थ्योरी ही चलेंगे, कुछ एक और क्लास के बाद फिर कूलॉम्स लॉ आएगा, तब जाकर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। अभी फिलहाल थ्योरी ही चलता रहेगा। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर आज पढ़ाया गया है आप उसके नोट्स बना लें तो बहुत अच्छा होगा। सिंसियरिटी अगर अभी से आप दिखाएंगे तो बहुत ही मतलब अपडेटेड आप रहेंगे, तो आपको लास्ट आवर में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अभी से मेहनत करते रहें, थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहेंगे तो लास्ट में एग्जाम के टाइम में आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें।